औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डार्विनिज़्म। डार्विनिज़्म मतलब डार्विन थ्योरी, और थ्योरी का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन की थ्योरी है, ठीक है। असल में थ्योरी का नाम है डार्विन वैलेस थ्योरी। वैलेस एक साइंटिस्ट था जो इंडिपेंडेंटली उसने भी नेचुरल सिलेक्शन की आइडिया को प्रपोज किया है, लेकिन डार्विन ने प्रपोज किया तो डार्विन के नाम से ही चलती है। खैर छोड़िए, लेते हैं चार्ल्स, फुल नेम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। He was born on February 12, 1809 in Shrewsbury, इंग्लैंड में पैदा हुई है, ठीक है। अभी एक बात आपने याद रखना है कि डार्विन का जो पर्सनालिटी था दैट वाज नॉट लाइक अ सक्सेसफुल मैन, लेकिन इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसका जो बाप था फिजिशियन था, हिज फादर वाज अ फिजिशियन। इसका जो ग्रैंडफादर था एरिस्टस डार्विन, ही वाज अ पोएट, अ प्रोमिनेंट पोएट था, प्लस साइंटिस्ट भी था। इसकी जो माँ थी वो होती वेजवुड। वेजवुड मीन्स वो जो बर्तन पे डिज़ाइन बनाती है वो होती, बर्तन बना के उस पर डिज़ाइन करवाती थी। सो एक वेल सूटेड फैमिली से ये बिलोंग करता था। इस डार्विन को 15 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज में इसकी एडमिशन करवा दी गई इसके बाप ने, ठीक है। एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज में एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में ही वॉज एडमिटेड एट मेडिकल कॉलेज एडिनबर्ग। इसमें इसकी एडमिशन करवा दी गई, बट डार्विन शोड नो इंटरेस्ट, वो डिसअपॉइंटेड हो गया। ये लोफर टाइप था इसका जो पर्सनालिटी था वो वैसे भी सक्सेसफुल मैन की तरह सूट नहीं करता, ठीक है। सो आफ्टर 2 years, फिर 2 साल के बाद ही वॉज एडमिटेड टू स्टडी थियोलॉजी। वो थियोलॉजी को स्टडी करने के लिए दूसरे कॉलेज में उसकी एडमिशन करवा दी गई, लेकिन वहाँ पर भी डार्विन ने कोई शौक, कोई इंटरेस्ट नहीं किया। बस अपने वक्त को बर्बाद किया, प्लेइंग कार्ड्स खेलते रहे, शराब पीते रहे, ठीक है। उसने अपने वक्त को वैसे ही बर्बाद किया उस कॉलेज में भी। फिर उसका एक फेलो था, एक साथी था, बॉटनिस्ट था, ठीक है। सो उनके साथ मिलकर उसने स्टडी किया नेचर। सो लेटर ऑन ही वॉज बिकम अ नेचुरलिस्ट। लेटर ऑन ही वॉज बिकम अ नेचुरलिस्ट। बाद में वो नेचुरलिस्ट बन गया, स्टडी किया, नेचर को स्टडी किया। उसने एक शिप बनाई, शिप में सवार हुई। शिप का नाम था HMS बीगल। एक शिप है HMS बीगल। इस HMS बीगल में उसने सफ़र किया है दुनिया के मुख्तलिफ आइलैंड्स की, मुख्तलिफ ममालिक की, ठीक है। सो जर्नी को स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? दिसंबर 17, 1831 में ही स्टार्ट्स जर्नी ऑन दिस HMS बीगल। इस शिप ने इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। ही विजिटेड मेनी आइलैंड, ही विजिटेड मुख्तलिफ जजीरों की सैर करवाई, मुख्तलिफ जजीरों की विजिट करवाई। किसने? इस चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, ठीक है। सो इन जजीरों में जो कि ज़्यादातर गए हैं, ये अटलांटिक ओशन में गए हैं, कोस्ट ऑफ अमेरिका में गए हैं, अटलांटिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, ठीक है। साउथ अमेरिका में गए हैं, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशंस। इसी तरह ये गई है साउथ पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में एक इंपॉर्टेंट आइलैंड था गैलापेगस। गैलापेगस आइलैंड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। वहाँ पे स्टडी किया डार्विन पेंचेस, जिसको अपने नाम दिया, डार्विन पेंचेस का नाम दिया, ठीक है। तो ये जर्नी ख़त्म हुई थी 1836 में,
ठीक है। ड्यूरिंग हिज विजिट ही कलेक्टेड मेनी इंफॉर्मेशंस एंड सेंड बैक टू इंग्लैंड। बहुत सारे मालूमात को इकट्ठा करते और बाद में इसे इंग्लैंड को वापस भेज देते। सो 5 ईयर की जर्नी के बाद वो आए अपने होम को, रिटर्न टू होम, रिटर्न्स टू होम, अपने घर को वापस आ गया और 2 इयर्स में अपना जो सारा डाटा इसने कलेक्ट किया था इसको एक फॉर्मेट दिया। ठीक है, 2 साल लग गए इसमें। सो रिटर्न टू होम 1836 के आगे स्पेंड 2 इयर्स राइटिंग अ बुक। इसने एक बुक लिया, बुक लिखा और बुक का नाम था वोवेग अ बीगल, यानी वोवेग मतलब जर्नी अ बीगल, ये किताब का नाम दिया। ठीक है। सो इसके बाद 1838 में इन 1838 ही गॉट मैरिड, उसने शादी करवाई। ठीक है। और 1841 तक उनके जो बच्चे थे, आई थिंक इसके मेरे ख्याल में 2 बेटियाँ थे और 2 daughters थे, आई थिंक 2 daughters एंड 5 sons उनके औलाद थे। फिर उसने 73 साल की उम्र गुजारी और 1822 में ये डाइट हो गई। 1822 तकरीबन 73 बरस की उम्र में वो वफात पा गई। सो उसने एक थ्योरी पेश की है। इस थ्योरी की तरफ हम आते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के मेन पॉइंट्स हमें क्या बता रहे हैं डार्विन। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको। शुरू करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन थ्योरी क्या है। एक है ओवर प्रोडक्शन, पहला पॉइंट ये है। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन एवरी ऑर्गेनिज्म हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ गिमेट्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। विदाउट द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल चेक के अलावा मीन्स दैट एनवायरमेंट का कोई चेक नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी, रैपिडली प्रोड्यूस होंगे, ज्योमेट्रिक मैनर में अपने नस्ल को बढ़ा रही है ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सालमन एक पेशे कि सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 80 लाख एक इन 1 सीजन ही ले करता है। अगर एनवायरमेंट का चेक ना होता तो इतनी ज़्यादा ऑफस्प्रिंग कहाँ पे हम अकोमोडेट करते, लेकिन ये उसके पोटेंशियल है, प्रोड्यूस करती है, लेकिन सब बच्चे पैदा नहीं होते, एनवायरमेंट का चेक है। ठीक है। दूसरा मैं आपको लेता हूँ एग्जांपल, सिंगल पेयर ऑफ इंग्लिश स्पैरो वुड बी द मदर या एंसेस्टर्स ऑफ 275 बिलियन इन 10 ईयर्स। 10 साल में 275 बिलियन ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। तो इतनी ज्यादा के लिए फूड कहाँ से मिलेगी? सो एनवायरमेंट का चेक है, सब प्रोड्यूस नहीं होता। यही 1 ह्यूमन बीइंग एक इजैकुलेशन में 400 मिलियन स्पर्म को इजेक्ट करता है और एक स्पर्म से एक ही बेबी बनती है। तो सोचो, ठीक है, अगर एनवायरमेंट का चेक नहीं होता तो इतनी ज्यादा बच्चे हम फिर कहाँ पे अकोमोडेट करते। ठीक है। एलिफेंट स्लोवेस्ट ब्रीडर है, 30 साल में मैच्योर होता है। अगर इस एलिफेंट को हम 29 मिलियन 800 ईयर तक जिंदा रखे तो 29 मिलियन ऑफस्प्रिंग ये पैदा करते हैं। सो हर एक ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है, लेकिन एनवायरनमेंट का चेक है इस पर। सब डेवलप नहीं होते, सब प्रोड्यूसेस नहीं होते। सो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, एनवायरनमेंट का चेक है, चेक एंड बैलेंस है। सो डेथ रेट भी है, बर्थ रेट भी है। ठीक है। सो पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, व्हाई? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से पॉपुलेशन कांस्टेंट होगी। ठीक है। अभी रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्ट्रगल होगी, कंपटीशन होगी, कंपटीशन। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी फिर। सो ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म विल कम्पीट ईच अदर, ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ मुकाबला होगा, कंपटीशन होगी।
हर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। सो ये स्ट्रगल फिर तीन किस्म के हैं, इंट्रा स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक है और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक है। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स इट इज द कंपटीशन among सेम स्पीशी। जब सेम स्पीशी की among कंपटीशन होगी, मिसाल के तौर पे डॉग डॉग या खेट खेट की इन बिटवीन कंपटीशन होगी, इट इज पार स्पेस मेट एंड फूड। ये कंपटीशन होगी जगह के लिए, स्पेस, मेट के लिए, सेक्स के लिए मीन्स सेक्स, और फूड के लिए होगी। एक है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इट इज द कंपटीशन दैट प्रेजेंट अमंग डिफरेंट स्पीशी, दैट अकर्स अमंग डिफरेंट स्पीशी। दो मुख्तलिफ स्पीशी के दरमियान ये कंपटीशन है। मिसाल के तौर पे कैट डॉग, ठीक है, टाइगर लाइन, इनके बीच कंपटीशन होगी, मुकाबला होगी। इट इज फॉर स्पेस, स्पेस के लिए होगी, फॉर फूड, इट इज नॉट फॉर सेक्स, ये सेक्स के लिए नहीं, ठीक है। एक है एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। सो एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्ट्रगल है ऑर्गेनिज्म की एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ। सो इट इज स्ट्रगल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ इंसान का या ऑर्गेनिज्म का स्ट्रगल है, जैसे कि अपने आप को बचाना है कोल्ड, वार्मथ, वोल्केनिज्म, फ्लड, अर्थक्वेक, रेन, etc। इससे भी हमें मुकाबला करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोल्ड है, सर्दी है, तो वी चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जूते पहन लेते हैं या हीटर ऑन करते हैं, ठीक है, आग के करीब बैठे रहते हैं। गर्मी है तो एसी ऑन करते हैं, फन ऑन करते हैं, लाइट कपड़े लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक वोल्केनिज्म लावा जो होते हैं, इससे भी हम बचने की कोशिश करते हैं। तूफान से भी हम मुकाबला करते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं। अर्थक्वेक से भी भागते हैं, ठीक है। रेनफॉल से भी हम अपने आप को महफूज रखते हैं। सो अगर बंदा ये कंपटीशन नहीं करता तो फिर इसका सर्वाइवल मुश्किल है। दूसरा पॉइंट है इसका वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर और बिहेवियर और करेक्टर बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म तो एक जैसे नहीं होते, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स भी एक जैसे नहीं होते। सो वेरिएशन इज द चेंज इन स्ट्रक्चर बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। चेंज इन स्ट्रक्चर बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स वी कॉल्ड वेरिएशन। अभी वेरिएशन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं यूजफुल वेरिएशन, दूसरा होता है हार्मफुल वेरिएशन। यूजफुल वेरिएशन मिसाल के तौर पे मैं आपको आसानी से समझाऊं, सर्दी आ गई तो हमारे यूजफुल वेरिएशन क्या होगी? स्वेटर पहन लेना, चादर उड़ाना, ठीक है, गर्म कपड़े पहनना, शूज पहनना, हीटर ऑन करना, ये है यूजफुल वेरिएशन। अगर यूजफुल वेरिएशन हम अप्लाई करें तो हम सर्वाइवल कर सकते हैं। अभी हार्मफुल वेरिएशन क्या होगी? सर्दी भी है, आपने लाइट कपड़े भी पहने, अपनी जूती भी नहीं पहने, आपने एसी भी ऑन की है हीटर की जगह, तो फिर हमारी सर्वाइवल नहीं हुई, फिर हमारी सिलेक्शन नहीं होगी इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो वेरिएशन दो किस्म के होते हैं, यूजफुल वेरिएशन और हार्मफुल वेरिएशन, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म हु अडॉप्ट यूजफुल वेरिएशन कैन सर्वाइव अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आर हेरिटेबल, वेरिएशंस आर हेरिटेबल। अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन हेरिटेबल है, ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होती है, ठीक है। कौन सी वेरिएशन? यूजफुल भी, हार्मफुल भी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, ले चलते हैं हम आपको लेमार्क की थ्योरी की तरफ। जिराफा का यूजफुल वेरिएशन ये था कि अपने नेक को उसने स्ट्रेच किया, बढ़ाया ऊपर प्लांट्स को खाने के लिए, ये था यूजफुल वेरिएशन। अभी हार्मफुल वेरिएशन ये था कि अपने नेक को छोटा करें। सो अगर नेक न बढ़ा था तो इसकी फिर सिलेक्शन नहीं होती। सो वेरिएशन आ गई है, यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है, और ये वेरिएशन ट्रांसफर होती है किसमें? अपनी औलाद में, अकॉर्डिंग टू डार्विन। फिर होगी नेचुरल सिलेक्शन।
हम इसको कहते हैं सर्वाइवल टू द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Organism will select all those organisms which are best fitted to the environment। ये सही पॉइंट है, ठीक ठाक पॉइंट है, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को माहौल के मुताबिक फिट रखता है, इसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अभी सर्वाइवल टू द फिटेस्ट क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर गर्मी है, मौसम गर्म है, तो हम इस गर्म मौसम के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, अपने आप को फिट करेंगे। अगर हम इस मौसम के मुताबिक अपने आप को फिट नहीं करते तो हमारी सर्वाइवल फिर नहीं होगी। गर्मी भी है और आप सूरज के नीचे बैठे होते हैं, ठीक है, आग के नीचे बैठे होते हैं, तो क्या होगा फिर, आपको तो जीना मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी आप देखते हैं ग्रासहापर को, ये ग्रासहापर जो है ना, उसका रंग जो कि वीट है, वीट से सिमिलर है, मिलता है, तो किसी को पता नहीं चलता कि आप एक ग्रासहापर बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। तो इसने अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को फिट किया है। अगर ये अपने आप को फिट नहीं करता तो फिर इसकी सर्वाइवल नहीं होती, बिकॉज प्रेडेटर इसको फिर कहा जाता, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर ये बर्ड है, ये वाइट बर्ड है, इसमें मैं लेता हूँ एक वाइट रेप्टाइल लेता हूँ, लेजर्ड लेता हूँ। अगर ये वाइट है तो ये प्रेडेटर को नजर नहीं आएगा, अगर ये ब्लैक है तो फिर प्रेडेटर को नजर आएगा, क्योंकि इसने इस ब्लैक ने इस वाइट के साथ मैच नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो ये ब्लैक लेजर्ड अभी प्रेडेटर को नजर आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट को बेस्ट फिट नहीं है, तो इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। सो एनवायरनमेंट विल सेलेक्ट ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बेस्ट फिटेड टू द एनवायरनमेंट। ये है दोज ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड बाय द नेचर, दोज ऑर्गेनिज्म विल सेलेक्टेड बाय नेचर, कुदरत वो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगी व्हिच आर बेस्ट फिटेड टू द एनवायरनमेंट, व्हिच आर बेस्ट फिटेड टू एनवायरनमेंट को, ठीक है। लास्ट पॉइंट है डार्विन थ्योरी का, लास्ट पॉइंट पे आते हैं डार्विन की स्पेसिएशन है। स्पेसिएशन मीन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी फ्रॉम ओल्ड वन, वी कॉल स्पेसिएशन। सो किसी भी नई स्पीशी का ओल्ड स्पीशी से बन जाना ही वेरिएशन स्पेसिएशन है। अभी देखो वेरिएशन आती है एक ऑर्गेनिज्म में, थोड़ा सी वेरिएशन आई, इसने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया, फिर उसको बच्चों में थोड़ी सी वेरिएशन आई, इसने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया। सो ग्रेजुअली वेरिएशन आ रही है, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रही है, तो लास्ट में एक ऐसी स्पीशी बनेगी जो कि पहले वाले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर में देता हूँ, ये फर्स्ट स्पीशी है, इसमें थोड़ा चेंज आ गया, इसने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया, फिर इसमें थोड़ा चेंज आ गया, इसने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया, फिर इसने थोड़ा चेंज आ गया। सो ये माइनर चेंजेस लीड्स टू बिग चेंजेस, ठीक है, मैक्रो चेंजेस को ले जाती है ये। सो ये भी माइक्रो इवोल्यूशन है, माइक्रो इवोल्यूशन, फिर इसको मैक्रो इवोल्यूशन की तरफ ले जाती है। तो ये जो स्पीशी बन गई है लास्ट में, ये पहले वाली स्पीशी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। सो ओल्ड स्पीशी से न्यू स्पीशी का बनना ही हमें स्पेसिएशन के बारे में बताता है, ठीक है। ये तो हो गया डार्विन थ्योरी। अभी डार्विन थ्योरी पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। नंबर फर्स्ट ये है कि लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है डार्विन के साथ, सो हम नहीं मान सकते इसको, ठीक है। डज नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन क्यों आती है, कैसे आती है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया डार्विन ने। फिर हम लेटर ऑन जेनेटिक्स में हम कॉज ऑफ वेरिएशन डिस्कस कर रहे हैं आपको, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन, अभी देखो वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई काम नहीं है, और ह्यूमन बीइंग में अबाउट 100 वेस्टिजियल ऑर्गन है। मिसाल के तौर पर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, नेक्टेटिक मेम्ब्रेन ऑफ आइज है, आउटर ईयर पेना है, अकॉर्डिंग टू देम दे आर वेस्टिजियल, ये वेस्टिजियल है। तो फिर व्हाई डिड इट सेलेक्टेड, ये इसकी सिलेक्शन क्यों हुई, ठीक है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, अगर ये काम की नहीं तो फिर इसकी सिलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। व्हाई इट इज सेलेक्टेड, इसका आंसर नहीं इसके पास। डज नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने एक्सप्लेन किया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी बड़ा ऑब्जेक्शन है। और वेरिएशन आर नॉट हेरिटेबल, वेरिएशन हेरिटेबल नहीं है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्शन है डार्विन थ्योरी पे आई है। फिर इसके मुकाबले में आई है न्यू डार्विनिज्म। इंशाल्लाह ताला न्यू डार्विनिज्म को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।